नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी सोर्सेस यानी कि ऊर्जा के स्रोत। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को और हमारी वीडियोस को, और जुड़ जाइए सीईटी मिशन ज्ञान से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनर्जी सोर्सेज। हमने इससे पहले पढ़ा था एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है? कार्य करने की जो क्षमता है उसे अपन कहते हैं एनर्जी। उसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एक जूल कार्य करने के लिए अपन को एक जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक जूल बराबर 10⁵ न्यूटन इंटू मीटर होता है कि नहीं होता? अब देखिए, सबसे पहले अपने पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा, जिसे अपन ने कहा था मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी वस्तु की गति या स्थिति के कारण निहित ऊर्जा कौन सी अपनी आई? यांत्रिक ऊर्जा। अब देखिए, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गति के कारण निहित ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा है उसको अपन कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा है उसे अपने कहा काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में आपने देखा कि जो उसका फॉर्मूला था वो क्या था? 12mv²। ये एक अदिश राशि है और ये हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। लेकिन जो अपनी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है? अदिश राशि है, लेकिन ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। उसका फॉर्मूला क्या था? mgh। m क्या था अपना? द्रव्यमान। g अपना क्या था? गुरुत्वीय बल, जिसका जो मान होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था अपना। और h जो थी अपनी ऊंचाई थी। ये हम पढ़ चुके थे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में। उसके बाद हमने देखे थे कि भाई जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसके कितने सारे टाइप होते हैं। उसके अंदर अपने देखा यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा थी, तापीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ये सारी हम पढ़ चुके हैं। परमाणु ऊर्जा, ये सब हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर। अब ये जो ऊर्जाएं हमें मिल रही हैं, भाई इनके स्रोत क्या हैं? कैसे ये जो ऊर्जाएं हैं वो बनाई जा रही हैं? तो अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि भाई जो ऊर्जा है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। अब जैसे हवा चल रही है, हवा से अपन ने ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दी। अब जैसे लाइट है, लाइट में भी अपन को ये जो विद्युत मिल रही है, इससे अपन को क्या है? प्रकाश मिल रहा है, एनर्जी आ रही है, मतलब यानी कि विद्युत ऊर्जा आ रही है, उससे अपन को क्या मिल रही है? प्रकाश ऊर्जा मिल रही है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में जो है ऊर्जा को परिवर्तित, रूपांतरित किया जाता है। बस उसे ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आया समझ में? अब देखिए, दो टाइप की जो कैटेगरीज होती है उसमें स्रोत को जो है उनको बांटा गया है, सोर्सेस को। पहले होते हैं परंपरागत, दूसरे होते हैं अपने गैर परंपरागत। परंपरागत में क्या होता है? जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई सदियों से जो है परंपरा चली आ रही है, तो बस यही कि भाई बहुत पुराने टाइम से जो स्रोत अपन यूज में ले रहे हैं उन्हें अपन कहेंगे परंपरागत स्रोत। अब गैर परंपरागत क्या हुए? गैर परंपरागत होते हैं कि भाई नवीनीकरण जो स्रोत है अपने, कि भाई नए नए इन्वेंशन जो हुए हैं उनसे अपन जो ऊर्जा है उसको रूपांतरित कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो उसे अपन कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत। अब ये किस तरीके से होता है? सबसे पहले देखो, परंपरागत में अपने जितने भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये सारे अपने हैं जीवाश्म ईंधन। कास्ट ईंधन में आ जाएगा अपना लकड़ी। अब देखिए, गैर परंपरागत सबसे मेन इसमें है। इसमें क्या होता है कि भाई नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, नए नए इन्वेंशन के थ्रू जो ऊर्जा है उसको अपन रूपांतरित करते हैं। सबसे पहला अपन पढ़ते हैं पवन ऊर्जा, यानी कि विंड एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? इसको इंग्लिश में कहते हैं विंड एनर्जी। क्या कहते हैं? विंड एनर्जी, यानी कि पवन ऊर्जा। अब देखो, आपने जैसे कभी ट्रेवल करते हो तो रास्ते में देखा होगा जगह जगह पंखे से लगे रहते हैं बड़े बड़े। अब वो क्या है? उन्हें अपन कहते हैं पवन चक्की। क्या कहते हैं? पवन चक्की। सबसे पहले तो पवन ऊर्जा को क्या कहा आपने? विंड एनर्जी कहा।
अब इसमें क्या होता है कि जो ये पवन चक्कियां हैं जगह जगह लगाई जाती हैं जहाँ पे वायु जो है, जो हवा है, बहुत अच्छी रफ्तार से चलती है। ये जो वायु है इससे ये क्या बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा में जो है इसको रूपांतरित करते हैं। क्योंकि भाई बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी जो विद्युत है उसकी रिक्वायरमेंट होती है हम सबको, इसलिए ये जो पवन ऊर्जा है इसका जो इन्वेंशन है वो किया गया है। अब देखिए भाई कि भाई ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है, बिल्कुल है, क्योंकि भाई इसका ये क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। बहुत पुराने टाइम से हमें ये नहीं मिला है, इसका इन्वेंशन हुआ है, तो इसी वजह से अपन इसे कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, और ये पर्यावरण हितैषी है। अब देखो पवन चक्कियों से किसी को नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी ऐसे केमिकल जो है इससे रिलीज नहीं हो रहे। जिन इंडस्ट्रीज से केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं, केमिकल जो है रसायन पदार्थ जो है रिलीज होते हैं, उससे जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। लेकिन पवन ऊर्जा से कोई भी केमिकल ऐसा रिलीज नहीं हो रहा, तो जो अपने का एनवायरनमेंट है उसको ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो ये क्या हो गया, पर्यावरण हितैषी हो गया। अब देखो क्या कहीं भी पवन चक्की है ये लगा दे क्या, पवन ऊर्जा कहीं भी उत्पन्न कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। जो तेज वायु वाले स्थान हैं उन्हीं पे ये जो पवन चक्कियां हैं वो लगाई जाती है और पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। आ गया समझ में। सेकेंड अपनी आती है महासागरीय ऊर्जा, जिससे अपन कहते हैं ओशियन एनर्जी। क्या कहते हैं, ओशियन एनर्जी इसे कहा जाता है। अब जो अपने पृथ्वी का 70% भाग जो है वो किसने घेर रखा है, ओशियन ने, महासागर ने घेर रखा है। तो भाई ये तो एक बहुत बड़ा स्रोत है एनर्जी डेवलप करने का। अब देखिए कैसे, इसको 3 जो कैटेगरीज है उसमें डिवाइड किया गया है। पहली अपनी आती है सागरीय ऊर्जा। सागर में जो अपना लहरें हैं, मतलब सागर के जो पृष्ठ है और जो निचला अपना पार्ट है महासागर का, उसमें तापों के मध्य अंतर है। सागर की 2 सतहों के मध्य तापांतर से प्राप्त की जाती है। जैसे 2 सतह, मतलब जैसे अपने पृष्ठ सतह ले लिया, ऊपरी सतह, और एक ले ली निचली सतह। तो देखो पृष्ठ सतह पे तो क्या होगा, सूर्य की किरणों की वजह से जो सतह है वो गर्म रहती है, तो ऊपर का जो पानी है पृष्ठ सतह का वो क्या होता है, गर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो निचली सतह पे जो पानी है वो कैसा मिलेगा अपन को, ठंडा मिलेगा। तो इन दोनों तापों के मध्य क्या हुआ, अंतर हुआ। तो इसकी वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे अपन कहते हैं सागरीय ऊर्जा। आया समझ में। 2 तापों के मध्य अंतर है, उसकी वजह से जो ऊर्जा बनाई जा रही है उसे अपन कहते हैं सागरीय ऊर्जा। अब सेकंड अपना आता है ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में आए ज्वार भाटे से उत्पन्न ऊर्जा। देखो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि हर 12 घंटे में 12 आवर्स में ये जो है इनकी लहरें, इनमें क्या है, उतार चढ़ाव होता है। ज्वार भाटा आता है, मतलब इनकी लहरों में जो है उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उसकी वजह से जो उत्पन्न ऊर्जा है उससे अपन क्या कहेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। आ गया समझ में। अब देखिए थर्ड अपनी आती है तरंग ऊर्जा, समुद्री लहरों की ऊर्जा। ये जो समुद्री लहरें हैं उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उन्हें अपन कहेंगे तरंग ऊर्जा। आ गया समझ में। महासागरीय ऊर्जा यानी कि जो अपने ओशियन है, महासागर है, उन्होंने कितना प्रोपोर्शन जो है पृथ्वी का घेर रखा है, 70%। मतलब 70% भाग पे जो है वो पानी है, तो उस पानी से जो ऊर्जा बनाई जा रही है, उत्पन्न की जा रही है, वो ये तीनों टाइप की हो गई। चलिए नेक्स्ट आता है अपना भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय, भू मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी के जो अंदर ताप से उत्पन्न जो ऊर्जा है उससे अपन कहेंगे भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की गर्मी से या ऊष्मा से प्राप्त जो ऊर्जा है अपनी वो हो गई भूतापीय ऊर्जा। जो पृथ्वी का जो तापमान है अंदर से बहुत ज़्यादा है, गहराई का जो तापमान है वो ज़्यादा है, तो उसको क्या किस काम में लिया जाता है कि भाई पहले जो है स्थानों को गर्म करने के लिए ये जो भूतापीय ऊर्जा है वो काम में ली जाती है।
नेक्स्ट अपनी आती है गोबर गैस, जिसे अपन कहते हैं बायोगैस। इसमें क्या होता है कि भाई एक ऐसा कंटेनर सा बना के उसमें सारा गोबर जो है वो भर दिया जाता है, उससे जो उत्पन्न ऊर्जा है, उससे जो बनी ऊर्जा है, उससे प्राप्त जो ऊर्जा है, उसे अपन कहते हैं गोबर गैस यानी कि बायोगैस। इसमें सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है अपनी? मीथेन गैस होती है, जिसे अपन कहते हैं CH4। क्या कहते हैं? CH4 मीथेन गैस जो है वो इसकी सबसे मेन गैस है। 65 to 75% जो है ये मीथेन इसके अंदर बनती है। सबसे बढ़िया जो है ये ईंधन है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो गोबर है वो काम में आ रहा है गैस बनाने के, जिसे अपन कहते हैं बायोगैस। कौन कौन सी हम पढ़ चुके हैं? सबसे पहली पवन ऊर्जा, सेकंड अपन पढ़ चुके हैं महासागरीय ऊर्जा, थर्ड अपन पढ़ चुके हैं भूतापीय ऊर्जा, फोर्थ अपन पढ़ चुके हैं बायोगैस। नेक्स्ट अपनी आती है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जिसे अपन कहते हैं। जो सूरज है उसकी किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा है उसे अपन कहते हैं सौर ऊर्जा। आपने देखा होगा कि भाई आजकल लोग या फिर बड़ी बड़ी जो ऑफिस होती हैं उनमें जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सोलर की वो जो है अपनी टेक्नोलॉजी बन चुकी है सोलर एनर्जी के लिए, तो सोलर पैनल्स जो है वो लगाए जाते हैं, जिससे ये सूर्य की किरणें जो है इनसे अपन ऊर्जा प्राप्त कर सके। कौन सी ऊर्जा बना सके? सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का सबसे बड़ा स्रोत है। क्यों है? क्योंकि दुनिया में कुछ भी खत्म हो सकता है, लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं वो खत्म नहीं होगी। तो इस वजह से ये जो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का सूर्य है। आगे समझिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होगी, इसीलिए लोग अपने घरों पे, अपने ऑफिसों पे, अपनी इंडस्ट्रीज पे जो है क्या लगाते हैं? सोलर पैनल्स जो है वो लगवाते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना आता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु के नाभिकीय कणों के मध्य कार्यरत बलों के कारण निहित ऊर्जा को अपन कहते हैं परमाणु ऊर्जा। अब भाई ये नाभिकीय विखंडन भी हो सकता है और नाभिकीय संलयन भी हो सकता है। अगर नाभिकीय विखंडन हुआ तो उससे बनेंगे परमाणु बम। क्या बनेंगे? परमाणु बम। और नाभिकीय संलयन हुआ तो उससे बनेंगे हाइड्रोजन बम, जो कि सबसे पावरफुल बम होते हैं, हाइड्रोजन बम। अब देखो, नाभिकीय विखंडन मतलब तोड़ के बनाए गए हैं, और नाभिकीय संलयन मतलब दो नाभिकों को जोड़ के बनाए गए हैं। संलयन का मतलब जुड़ना, विखंडन का मतलब टूटना। तो नाभिक को तोड़ के जो बम बनाए जाते हैं उन्हें अपन कहते हैं परमाणु बम। दो नाभिकों को जोड़कर जो बम बनाए जा रहे हैं उन्हें अपन कहेंगे हाइड्रोजन बम। देखिए इधर, नाभिकीय विखंडन से कौन से बम बने? परमाणु बम। इसका जो मेन स्रोत है अपन को क्या याद रखना है? U-235, 235। ठीक है, यूरेनियम का समस्थानिक है ये 235, ये आपको मेन याद रखना है इसके अंदर, परमाणु बम के अंदर। अब सेकंड अपना आता है नाभिकीय संलयन। दो नाभिकों को जोड़कर संलयित करके जो बम बनाए जाते हैं वो होते हैं अपने हाइड्रोजन बम। देखिए सबसे शक्तिशाली जो होता है वो ये होता है अपना हाइड्रोजन बम। दो हल्के नाभिकों को जोड़कर भारी नाभिक बनाते हैं। आवश्यक ईंधन क्या है अपना इसमें? ड्यूटोरियम। क्या याद रखना है इसके अंदर? आवश्यक ईंधन ड्यूटोरियम अपने को याद रखना है। आ गया समझ में? नेक्स्ट अपना आता है तापीय विद्युत ऊर्जा। ताप मतलब टेम्परेचर से जो उत्पन्न ऊर्जा है उससे अपन कहेंगे तापीय विद्युत ऊर्जा, यानी कि टेम्परेचर से अपन जो प्राप्त कर रहे हैं ऊर्जा उसे अपन कहते हैं तापीय विद्युत ऊर्जा। अब भाई ताप जो है, टेम्परेचर जो है वो किससे उत्पन्न होता है? देखो, कोयला, गैस, तेल आदि से उत्पन्न ऊर्जा। तापीय ऊर्जा उत्पादन में ठोस ईंधनों में कोयला सबसे प्रमुख है। क्या है? कोयला सबसे प्रमुख है। इसके प्रमुख घटक क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक वगैरह जो है वो इसके प्रमुख घटक है। इन संयंत्रों में ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इनको जलाते हैं तो इनसे क्या होता है? हीट होती है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इस ऊष्मा को परिवर्तित कर दिया किस में? रूपांतरित कर दिया किस में? विद्युत के अंदर। तो ये जो
अपनी ऊष्मा ऊर्जा है वो किस में चेंज हो गई, विद्युत ऊर्जा के अंदर चेंज हो गई, तो इसे अपन ने कहा तापीय विद्युत ऊर्जा। आ गया समझ में। नेक्स्ट अपना आता है जल विद्युत ऊर्जा। जल से उत्पन्न जो ऊर्जा है वो अपनी हो गई जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो रूपांतरित किया जाता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बहुत इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सीधी सी जो लाइंस है, सीधी सीधी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर है अपने को। चलिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम मैंने आपको बता दिया कि भाई ना तो ऊर्जा को जो है वो उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे ऊष्मा ऊर्जा को रूपांतरित कर दिया विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित कर दिया विद्युत ऊर्जा में। इस तरीके से जो ऊर्जा है उसको अपन एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो रूपांतरित कर देते हैं। इस नियमानुसार ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा जो है वो अपरिवर्तित रहती है। अब जैसे मान लो कि ये एनर्जी है, इसको अपन ने दूसरी टाइप की एनर्जी में बदल दिया तो इसका टाइप जो है वो चेंज हुआ, लेकिन जितनी एनर्जी इधर है वो उतनी एनर्जी उधर रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इसमें जो एनर्जी है वो लॉस्ट नहीं होगी, जितनी एनर्जी पहले है वो उतनी होगी रूपांतरण के बाद भी। तो ये था आज का अपना टॉपिक, यानी कि ऊर्जा के स्रोत। अब इसका भाई क्या क्या फ़ायदे हैं भाई ऊर्जा संरक्षण के, और ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखो, सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे जो अपना एनवायरनमेंट है उसको हार्म नहीं हो, और जो सूर्य की किरणें अपने को फ्री में मिल रही हैं तो फ्री की चीज़ तो यूज़ करो धड़ल्ले से। तो बस सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा अपन को उपयोग करना चाहिए, पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें अपना कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। घरेलू ईंधन के रूप में बायोगैस का उपयोग करना चाहिए, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, क्योंकि ये सब क्या है अपने पर्यावरण के हित में है, अपने एनवायरनमेंट जो है उसको ये खराब नहीं कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में एनीकट बनाकर छोटे स्तर पे भी विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि भाई इतने लोग हैं, इतनी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है डेली की रिक्वायर्ड होती है, तो ये इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे कहाँ से? तो इन टेक्नोलॉजीज़ को जब हम बढ़ावा देंगे तभी तो अपनी जो विद्युत है उसको अपन ज़्यादा बना पाएंगे, जो ज़्यादा ऊर्जा है वो हमको मिल पाएगी। ऊर्जा के नवीनतम साधनों की खोज की जानी आवश्यक है। नए नए स्रोत आते जाएंगे तो ये जो अपनी नेचर के अंदर जो एनर्जी अपनी प्रेजेंट है उसको अपन दूसरे रूप में विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करके जो है वो काम में ले सकते हैं। तो एनर्जी सोर्सेज के अंदर अपने आज दो टाइप के एनर्जी सोर्सेज पढ़ लिए, यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत। गैर परंपरागत के अंदर अपने पवन ऊर्जा पढ़ी, यानी कि पवन चक्कियाँ जो है वो लगाई जाती है और उससे क्या बनाई जाती है, विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। महासागरीय ऊर्जा पढ़ी, जिसमें सागरीय ऊर्जा तापों के मध्य अंतर से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे अपन कहेंगे सागरीय ऊर्जा। उसके बाद हमने महासागरीय के बाद हमने पढ़ा कि भाई जो अपनी भूतापीय ऊर्जा है, महासागरीय के बाद हमने पढ़ा जो अपनी भूतापीय ऊर्जा है, पृथ्वी के गर्भ में जो ताप है, टेम्परेचर है, उससे जो अपनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे अपन कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। गोबर गैस, बायोगैस, गोबर से जो ऊर्जा जो है वो प्राप्त की जा रही है उसे अपन कहते हैं बायोगैस, यानी कि गोबर गैस। और इसका जो प्रमुख घटक है, सबसे ज़्यादा जो गैस इसमें होती है वो कौन सी होती है, मीथेन होती है। 60-70% जो है मीथेन इसके अंदर होती है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, सूर्य की किरणों से ये जो है वो प्राप्त होती है, और सबसे उत्तम जो सोर्स है वो कौन सा है, अपना सौर ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा, तो भाई नाभिक में कार्यरत बलों के कारण जो निहित ऊर्जा है उसे अपन कहते हैं परमाणु ऊर्जा। अब भाई ये दो तरीके से होती है, या तो नाभिकीय विखंडन से होगी या फिर नाभिकीय संलयन से होगी। विखंडन मतलब तोड़ के जो बनाई जाती है। अब इसका जो बनाया जाएगा बम कौन सा होगा, परमाणु बम। नाभिकीय संलयन से कौन सा बम बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम, जो कि सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है।
जो अपना परमाणु बम है उसका जो स्रोत है वो क्या है, U-235 235 है कि नहीं। और जो अपना हाइड्रोजन बम है उसका जो अपना आवश्यक ईंधन है वो क्या है, ड्यूटोरियम है। आगे के नहीं, आगे समझ में। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा जो है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो रूपांतरित किया जाता है। तापीय विद्युत ऊर्जा मतलब यानी कि हीट से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा जो बन रही है उससे उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, तो उसे अपन कहते हैं तापीय विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट अपना आ गया जल विद्युत ऊर्जा। भाई जो जल है उससे जो ऊर्जा जो है बनाई जा रही है विद्युत ऊर्जा, मतलब जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है अपन चेंज करते हैं। नेक्स्ट अपना ऊर्जा संरक्षण का नियम हम पढ़ चुके हैं कि भाई एक रूप से दूसरे रूप में इसको रूपांतरित किया जाता है। जो एनर्जी है वो रूपांतरण के बाद भी उतनी ही रहती है, जो एनर्जी जो है वो लॉस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट अपना आता है कि भाई ऊर्जा संरक्षण अपन कैसे कैसे कर सकते हैं, क्यों ये अपने लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो एनर्जी जो टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।